हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है वो वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था। आप लोगों के साथ में मैंने उसकी डीपीपी भी शेयर की है। होपफुली आप लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। और इन केस अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारा नया चैप्टर, और वो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये हमारा आज का चैप्टर रहने वाला है। ओके बेटे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 17 है, ठीक है ना। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले कुछ टर्म्स हैं जो हम लोगों को कंप्लीटली समझने जरूरी हैं, ठीक है। कुछ टर्म्स हैं जो हमको कंप्लीटली समझने बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टार्ट करने के पहले कौन से टर्म हैं जो हमको समझना जरूरी है? बेटा एक टर्म तो है ब्रीदिंग, ठीक है, एक टर्म तो है ब्रीदिंग और दूसरा टर्म है रेस्पिरेशन। एक टर्म है ब्रीदिंग, दूसरा टर्म है रेस्पिरेशन, ठीक है बेटा। ये दोनों पॉइंट्स आपके अलग अलग चैप्टर्स में कवर होंगे, ठीक है। ब्रीदिंग वाला पॉइंट अलग चैप्टर में कवर होगा, रेस्पिरेशन वाला पॉइंट अलग चैप्टर में कवर होगा। इस चैप्टर में हम लोग ब्रीदिंग वाला पॉइंट कवर करेंगे, और रेस्पिरेशन में क्या पढ़ना है? रेस्पिरेशन आपका चैप्टर नंबर 14 जो एनसीईआरटी का है उसमें कवर किया जाएगा। ओके बेटा, चैप्टर नंबर 14 जो एनसीईआरटी का है उसमें आपका रेस्पिरेशन वाला पार्ट कवर किया जाएगा। थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहां पे डिफरेंस समझा देता हूं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है। हम लोग 10th क्लास पे चलते हैं, ठीक है। 10th क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि आप कुछ भी खाओगे वो अल्टीमेटली कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। तो C6H12O6 ये क्या है? ग्लूकोज। C6H12O6 ये क्या है? ग्लूकोज। पहले स्टेप में ये टूटेगा किसमें? पहले स्टेप में ये टूटेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। किसमें टूटेगा बेटा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ग्लूकोज जो होता है आप यहां देख सकते हैं 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। पायरुविक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। यह काम कहां होता है? यह काम होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। सेल के साइटोप्लाज्म में होता है और ऑक्सीजन के बिना होता है। ऑक्सीजन के बिना होता है। इसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। इसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। पायरुविक एसिड को फर्दर तोड़ने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। फर्दर पायरुविक एसिड को तोड़ने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या? कि यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, यह होता है यीस्ट में, ठीक है। दूसरा, ऑक्सीजन है, यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और तीसरा, ऑक्सीजन है तो सही पर देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि मान लीजिए आपको 100 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है बट आपके पास केवल 60 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के अवेलेबल हैं। तो ऑक्सीजन है तो सही बट जितना चाहिए उसकी कमी है। यह होता है हमारा स्केलेटल मसल में। यह सिचुएशन कहां हो सकती है? स्केलेटल मसल में। तो क्या क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा C2H5OH प्लस CO2 प्लस ATP, ठीक है। C2H5OH प्लस CO2 प्लस ATP। यहां बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस ATP, CO2 प्लस H2O प्लस ATP। और यहां पे बनेगा लैक्टिक एसिड प्लस H2O प्लस ATP। लैक्टिक एसिड प्लस H2O प्लस ATP। यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि जो ग्लूकोज कंज्यूम किया गया था या जो ग्लूकोज बना था, ठीक है ना, उसका यहां पे किस तरीके से ब्रेक डाउन हो रहा है एनर्जी के लिए। 10th क्लास में जो चीज मिसिंग थी वो ये थी कि इस स्टेप में भी ATP आपको मिलेगा, इस स्टेप में भी ATP आपको मिलेगा। तो ये जितनी भी प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस हुआ है ना, ईस्ट में होने वाली प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। ईस्ट में हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग कहते हैं क्रेब्स साइकिल। माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग कहते हैं क्रेब्स साइकिल।
तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि फूड का ब्रेकडाउन करके एनर्जी कैसे रिलीज की जा रही है, फूड का ब्रेकडाउन करके एनर्जी कैसे रिलीज की जा रही है। ये जो पूरी प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस हुआ, क्रेब्स साइकिल हुआ, फर्मेंटेशन हुआ, ये आप रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे। मतलब यहां पे आप ये पढ़ोगे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में कि ग्लूकोज से एनर्जी किस तरीके से ली जाती है। ठीक है, ग्लूकोज से एनर्जी किस तरीके से ली जाती है। यहां पे ब्रीदिंग वाले पोर्शन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो ऑक्सीजन यहां पहुंचाया जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया तक, जो ऑक्सीजन यहां पे पहुंचाया जा रहा है वो ऑक्सीजन किस तरीके से पहुंचाया जा रहा है, ऑक्सीजन का इनटेक कैसे हो रहा है, उसका ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है और उसका एक्सचेंज कैसे हो रहा है। समझ में आई बात। यहां पे हम लोग पढ़ेंगे आज के चैप्टर में कि ऑक्सीजन का इनटेक कैसे हो रहा है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है और ऑक्सीजन का एक्सचेंज कैसे हो रहा है। समझ में आया बेटा। तो ये रहने वाला है हमारा आज का चैप्टर। रेस्पिरेशन वाला ये जो पूरा है ये आप लोग अलग चैप्टर में, चैप्टर नंबर 14 में पढ़ोगे। ठीक है, बेसिकली रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी इज रेस्पिरेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी इज रेस्पिरेशन। और ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग इज मियरली द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। ठीक है बेटा, तो इसी को हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब यहां पे हम लोग डिफरेंस एस्टैब्लिश करते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। ओके बेटा, हम लोग डिफरेंस एस्टैब्लिश करते हैं ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में। अब यहां पे देखो हम लोग बात करेंगे ब्रीदिंग को हमने क्या बोला? ब्रीदिंग को हमने बोला इट इज इनहेलेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। ठीक है बेटा, दैट इज व्हाट वी कॉल ब्रीदिंग। अब रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने देखा ब्रीदिंग में केवल आप एयर का इनहेलेशन या एक्सहेलेशन करते हो और रेस्पिरेशन में क्या करते हो? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। ओके बेटा। सेकेंड, अब जैसा कि यहां पे बात है केवल एयर को इनहेल कर रहे हो और एक्सहेल कर रहे हो, तो ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग बिकम्स अ फिजिकल प्रोसेस, क्योंकि यहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। ठीक है, ब्रीदिंग बिकम्स अ फिजिकल प्रोसेस व्हाइल रेस्पिरेशन बिकम्स अ केमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन बिकम्स केमिकल प्रोसेस। ठीक है बेटा, ये केमिकल प्रोसेस होता है क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। डेफिनेशन से हमको समझ में आ रहा है ना। देन ब्रीदिंग के बारे में और क्या? ब्रीदिंग में एनर्जी इज कंज्यूम्ड, एनर्जी इज कंज्यूम्ड, एनर्जी का यूज होता है। लेकिन जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन में एनर्जी जो है, एनर्जी इज कंज्यूम्ड, एनर्जी इज कंज्यूम्ड एज वेल एज लिबरेटेड। एनर्जी यूज भी होती है और एनर्जी लिबरेट भी होती है। ठीक है, रेस्पिरेशन में दोनों चीजें होती है। तो हम लोग केवल और केवल इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर में केवल ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करने वाले हैं। रेस्पिरेशन हम लोग इस चैप्टर में फोकस नहीं करेंगे, वो एक अलग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 आपकी एनसीईआरटी में। ओके बेटा, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पे स्टार्ट करते हैं डिस्कशन हमारा ब्रीदिंग के ऊपर, और हम लोग यहां पे देखेंगे कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में गैसियस एक्सचेंज या ब्रीदिंग के लिए कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ब्रीदिंग या गैसियस एक्सचेंज के लिए आपको कौन कौन से स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटा, अगर मैं एनिमल किंगडम के बिल्कुल ही लोअर एनिमल से स्टार्ट करूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं पॉरीफेरा की, तो जो पॉरीफेरा होते हैं
पॉरीफेरा के पास कोई भी स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं होता, तो इनका जो जनरल बॉडी सरफेस होता है, जनरल बॉडी सरफेस मतलब इनकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वहीं से इनका गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। आप यहां पे ऐड कर सकते हो सीलेंट्रेटा, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं मैं, आप यहां पे ऐड कर सकते हो सीलेंट्रेटा, निडेरिया जो होता है, आप यहां पे टीनोफोरा भी ऐड कर सकते हो। तो लोअर एनिमल ग्रुप्स जो होते हैं उनमें जनरल बॉडी सरफेस से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं, किसकी बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं मॉइस्ट स्किन। जो मॉइस्ट स्किन होती है वहां से किसका कौन कौन गैसियस एक्सचेंज करता है, मॉइस्ट स्किन से गैसियस एक्सचेंज करते हैं आपके एनिलिड्स, जैसे अर्थवर्म एनिलिडा होता है, एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग एम्फीबिया होता है। तो ये मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं। तीसरा हम लोग बात करते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन का मतलब होता है रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स। तो गिल्स आपको किस में मिलते हैं, गिल्स आपको मिलते हैं फिश में। ठीक है, हम लोग एनिमल किंगडम में एक और पढ़ेंगे ग्रुप जिसको कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा। और जो लार्वल स्टेज होती है किसकी, लार्वल स्टेज, लार्वल स्टेज ऑफ एम्फीबिया, लार्वल स्टेज ऑफ एम्फीबिया। ठीक है, यहां पे आपको रेस्पिरेशन मिलेगा किससे, गिल से। फिर हम लोग बात करते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन का मतलब होता है थ्रू लंग्स। पल्मोनरी रेस्पिरेशन का मतलब होता है थ्रू लंग्स। तो यह आपको किस में मिलेगा, यह आपको मिलेगा रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स में, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स में। ठीक है बेटा, ये चार क्लियर हुए। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले पे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट आते हैं और हम लोग यहां पे बात करेंगे ट्रैकियल सिस्टम। ठीक है, ट्रैकियल सिस्टम, ये जब मैं आपको एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ाऊंगा तो ट्रैकियल सिस्टम आपको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए खाली नाम याद रखो, ट्रैकियल सिस्टम आपको मिलता है आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में आपको ट्रैकियल सिस्टम के अलावा और क्या मिल सकता है, ट्रैकियल सिस्टम के अलावा आपको आर्थ्रोपोडा में बुक गिल्स मिल सकते हैं, बुक लंग्स मिल सकते हैं। ये स्ट्रक्चर्स के नाम है, तो ये आर्थ्रोपोडा में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये अलग अलग रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं, गैसियस एक्सचेंज के लिए स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको लोअर एनिमल ग्रुप्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो आपको लोअर एनिमल ग्रुप्स में देखने को मिलते हैं। अब अगर मैं बात करूं, एक स्पेशल आपको बताना जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। तो आई होप आप लोग वीडियो पॉज करके ये जो सारी चीजें थी ये लिख लेंगे। अब फ्रॉग की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है ना, वैसे तो जो आपकी एनसीईआरटी में अर्थवर्म और फ्रॉग दिया है वो नीट के सिलेबस में नहीं है। अलग से जो एनसीईआरटी में अर्थवर्म और फ्रॉग दिया है वो नीट के सिलेबस में नहीं है बेटा। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो फ्रॉग और अर्थवर्म से रिलेटेड आते हैं, वो हम लोग जब सिस्टम्स पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं, वो क्वेश्चंस वहां से कवर हो जाते हैं। तो यहां पे क्योंकि हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो फ्रॉग के लिए बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, फ्रॉग की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। फ्रॉग का जो लार्वा होता है उसको हम लोग कहते हैं टैडपोल। फ्रॉग का जो लार्वा होता है उसको हम लोग कहते हैं टैडपोल। और फिर आती है फ्रॉग की अडल्ट स्टेज, फ्रॉग की आती है फिर अडल्ट स्टेज। ठीक है बेटा, टैडपोल चेंज हो जाता है अडल्ट में। अगर आप टैडपोल की बात करोगे तो टैडपोल में होता है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, टैडपोल में क्या देखने को मिलता है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ब्रैंकियल मैंने अभी अभी आपको बताया कि ब्रैंकियल रेस्पिरेशन जो होता है वो गिल से होता है।
ब्रैंकियल रेस्पिरेशन गिल से होता है। तो टैडपोल में अगर आप ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कह रहे हो तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन का मतलब होता है रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स। ठीक है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन का मतलब होता है रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स। अडल्ट की बात करो तो अडल्ट में आपको पल्मोनरी रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, आपको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। ये एक टर्म मैं अभी आपको बताना भूल गया था। क्यूटेनियस का मतलब होता है जो मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन हो, और पल्मोनरी मतलब जो लंग से हो। ठीक है, ब्रैंकियल मतलब जो गिल से होता है, ब्रैंकियल जो गिल से होता है। और इसके साथ साथ फ्रॉग में एक और स्पेशल रेस्पिरेशन मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन। बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन जो फ्रॉग की ओरल कैविटी से होता है, जो फ्रॉग की ओरल कैविटी से होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रॉग में गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन कौन सी स्टेज में होता है, तो गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है बेटा, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है उसकी टैडपोल लार्वल स्टेज में। गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है उसकी टैडपोल लार्वल स्टेज में। अगर मैं बात करूं अडल्ट स्टेज में, तो जब वो जमीन पे होता है तब पल्मोनरी रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू, जब वो लैंड पे होता है, जमीन पे होता है, तब पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अगर मैं क्यूटेनियस की बात करूं तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब फ्रॉग पानी के नीचे होता है, ठीक है, व्हेन द फ्रॉग इज अंडर वाटर, तब उसमें जो रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर रेस्पिरेशन होता है थ्रू स्किन, जिसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। फ्रॉग जब अंडर वाटर होता है तब उसमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। और बकोफेरिंजियल जो मेंढक के टर्राने की आवाज आती है ना, जैसे भी बारिश का मौसम आएगा तो शाम पड़े या अर्ली मॉर्निंग आपको मेंढक के टर्राने की आवाज आएगी उन एरियाज में जहां पे पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, क्रोकिंग साउंड जिसको हम लोग कहते हैं। फ्रॉग क्या करता है, बहुत सारी एयर को अपनी ओरल कैविटी के अंदर फिल करके रख लेता है, बहुत सारी एयर को अपनी ओरल कैविटी के अंदर फिल करके रख लेता है। जब वो उसको रिलीज करता है तो क्रोकिंग साउंड आता है, रिलीज जब करता है तो क्रोकिंग साउंड आता है, उसको हम लोग बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन कहते हैं। ये फ्रॉग का बेसिकली मेटिंग कॉल होता है। ठीक है, ये फ्रॉग का बेसिकली जो है मीटिंग कॉल होता है। ठीक है ना बेटा, तो फ्रॉग में आपको हर तरीके का रेस्पिरेशन मिलेगा, गिल्स, लंग्स, स्किन और ओरल कैविटी। गिल्स, लंग्स, स्किन और ओरल कैविटी, इसको याद रखना, यह क्वेश्चन आपके पास कई बार आया हुआ है। ठीक है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन जब लार्वल स्टेज है गिल्स के थ्रू, जब अडल्ट हो गया, जब वो जमीन पे होगा तो पल्मोनरी लंग्स के थ्रू, जब वो अंडर वाटर होगा तो क्यूटेनियस स्किन के थ्रू, जब उसका मीटिंग सीजन होगा तो बकोफेरिंजियल। ओके बेटा, ठीक है, चलो अब हम लोग कुछ ऑर्गेनिजम्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स आपके पास होते हैं जो एरोबिक होते हैं, जो एरोबिक होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स आपके पास होते हैं जो एनारोबिक होते हैं। कहने का मतलब है कि जो आपके एरोबिक हैं, जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे। ऑक्सीजन इनके लिए मैंडेटरी है, ऑक्सीजन मैंडेटरी है, ऑक्सीजन ही चाहिए, बिना ऑक्सीजन के ये जिंदा नहीं रह सकते। और एनारोबिक का मतलब क्या होता है, इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन इनको नहीं चाहिए, डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भी ये अपनी बॉडी की एक्टिविटीज को कैरी आउट कर सकते हैं। अब बेटा आपको यूनिसेल्युलर तो काफी सारे एरोबिक एनारोबिक मिल जाएंगे, लेकिन एनारोबिक एनिमल्स बहुत रेयर होते हैं, एनारोबिक एनिमल्स रेयर होते हैं। ठीक है, आपको बैक्टीरिया एनारोबिक मिल जाएगा, आपको प्रोटोजोअन्स एनारोबिक मिल जाएंगे। ठीक है ना, बट एनिमल्स की आप बात करो, एनिमल्स काफी रेयरली एनारोबिक होते हैं, और इसलिए इनका एग्जाम्पल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनारोबिक का एग्जाम्पल है आपके पास प्लेटीहेल्मिंथ, एनारोबिक का एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिंथ, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लैटवर्म्स, जिसको हम लोग फ्लैटवर्म्स कहते हैं। ठीक है,
ये फाइलम जो होता है एनिमल किंगडम का, इसके जो पैरासिटिक मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इसके पैरासिटिक मेंबर्स एनारोबिक होते हैं, मतलब उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं होती है बेटा। ठीक है ना। अब ये सारी राम कहानी के बाद हम लोग बढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। जब मैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूंगा तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में मुझे क्या मिलेगा? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मुझे इसके अंदर क्या मिलेगा? मुझे इसके अंदर मिलेगा सबसे पहले तो आपका नोज में आपके क्या मिलते हैं? नोज में आपको मिलते हैं नॉस्ट्रिल्स, जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है जिसके थ्रू हम लोग एयर का इनटेक या गिव आउट करते हैं। एयर का इनहेलेशन या एक्सहेलेशन नॉस्ट्रिल्स के थ्रू करते हैं। फिर आपको यहां पे मिलता है फेरिंग्स। फिर आपको यहां पे क्या मिलता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं। फेरिंग्स के 3 पार्ट कौन कौन से? नोज के साथ में एसोसिएटेड नेजोफेरिंग्स। ठीक है, नेजल कैविटी भी बीच में आएगा, नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स आएगा, बट क्योंकि हम लोग नोज की बात कर रहे हैं तो नोज में नेजल कैविटी इंक्लूडेड है। यहां पे मैं इसको लिख देता हूं, नोज में क्या क्या होगा? नॉस्ट्रिल्स और नेजल कैविटी, नॉस्ट्रिल्स एंड नेजल कैविटी। फिर आते हैं फेरिंग्स पे। फेरिंग्स का फर्स्ट पार्ट नेजोफेरिंग्स, ओरल कैविटी के साथ एसोसिएटेड ओरोफेरिंग्स, और जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स के साथ एसोसिएटेड लैरिंगोफेरिंग्स। वॉइस बॉक्स लैरिंग्स होता है तो वॉइस बॉक्स के साथ एसोसिएटेड लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है बेटा, वॉइस बॉक्स के साथ एसोसिएटेड है लैरिंगोफेरिंग्स। इसके बाद हम लोग आते हैं जो हमारे पास ट्यूब्स का नेटवर्क होता है। ठीक है, जो हमारे पास ट्यूब्स का नेटवर्क होता है। ट्यूब्स में आपको क्या क्या मिलता है? ट्यूब्स में आपको मिलती है ट्रैकिया, ट्यूब्स में मिलती है ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स ये आपको देखने को मिलती है किसमें? जो ट्यूब्स होती है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग आते हैं किस पे? इसके बाद हम लोग आते हैं लंग्स पे। और लंग्स में आपको क्या देखने को मिलते हैं? लंग्स में आपको एल्वियोलाई देखने को मिलते हैं। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। एक एक करके हम लोग ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बट एज ऑफ नाउ ये आपकी खाली एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। ठीक है ना बेटा, इस इंट्रोडक्टरी क्लास में आपकी एनसीईआरटी के शुरू के 2.5 पेज लगभग कवर हो चुके हैं। इस इंट्रोडक्टरी क्लास में आपकी एनसीईआरटी के लगभग 2.5 पेज कवर हो चुके हैं। तो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना, जो आज मैंने आपको क्लास में बताया है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है, ताकि जब हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करें तो ये जो टर्म्स हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग डिटेल में पढ़ना जब स्टार्ट करें तो जो ये टर्म्स हैं ये टर्म्स आपको क्लियर रहें। ठीक है, आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की फेस ना करनी पड़े। ठीक है ना बेटा, तो अंटिल नेक्स्ट क्लास आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, और उम्मीद करूंगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम सबने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, और जो भी डाउट्स हैं वो मुझसे पूछते रहिए। चलो, टेक केयर।